जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे लर्निंग विद दुर्गेश में। और आज हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर लर्निंग विद दुर्गेश पर सामान्य विज्ञान की सीरीज में एक नए महत्वपूर्ण अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से आपकी परीक्षा में प्रायः सवाल पूछा जाता है। ये सामान्य विज्ञान की सीरीज में आज की जो टॉपिक है ये फिजिक्स, हम यूँ कह सकते हैं भौतिक विज्ञान का है। आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न का उत्तर कराना नहीं है, बल्कि जहाँ पे जरूरत पड़े उन सभी प्रश्नों की, हर प्रश्न की एक विस्तृत व्याख्या भी कर हम लोग आज की सीरीज, इस विज्ञान की सीरीज, इस सामान्य विज्ञान की सीरीज को पढ़ना है। तो चलिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अब की बार एक सीट हम आते। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है? एक ऐसा यूनिक सवाल है जहां से आपकी परीक्षाओं में कई बार सवाल पूछे गए हैं। आइए हम इन पर भी आपके साथ मिलकर प्रश्नों को एक एक कर उनका आंसर, उत्तर और व्याख्या पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। अगर पूछता सबसे कम, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये पूछते सबसे कम, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। अगर कम पूछेगा तो क्या, ज्यादा पूछेगा तो याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल द्रव, गैस, माध्यम की अपेक्षा ठोस में सबसे तेज होती है और निर्वात में सबसे कम। मतलब निर्वात में संचरण हो सकता है, क्योंकि ध्वनि संचरण नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर होगा सबसे ज्यादा ठोस स्टील है। हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका, वो आपका ए है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो इसका जवाब सही है। संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। स्टील ठोस पदार्थ है, इसमें ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब ए दिया था तो सही है। हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप और जल। तो जो भी साथी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं वे तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड, लोहे की छड़, भाप, जल, अगर हम बात करें इसमें सबसे ज्यादा किसमें, सभी लोग जवाब जरूर देंगे। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस है, इसमें लगभग 267 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम भाप की बात करें तो लगभग 477 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम जल की बात करें तो लगभग 1482 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन लोहे की छड़ अगर हम बात करें तो 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो यहां पर इस प्रश्न का अगर सही विकल्प की अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सबसे सही आंसर क्या हो सकता है, तो उस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा बी। मतलब इस प्रश्न का अगर आपको सही जवाब लगाना है तो बी, लोहे की छड़। लोहे की छड़। तो अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी आपके मन में आया था, या आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है, तो इसका मतलब आपके जवाब पूरी तरह से सही है। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। आप जितने भी साथी इस वीडियो को यहां तक देख लिए हैं वो जल्दी यू के फटाफट वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कुछ समय लेता है। यह है हमेशा स्थिर रहता है, गर्मी में अधिकतम होता है, सर्दी में अधिकतम होता है। बताइए जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी में जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट बताइए। यहां पर ध्वनि एक स्थान तक दूसरे स्थान पहुंचने में कुछ समय लेता है। इस प्रश्न का जवाब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। ये मानकर बैठिएगा कि परीक्षा हाल के अंदर बैठे हैं, अपने घर, अपने स्कूल, अपने कोचिंग में नहीं। ये निःशुल्क क्लास आप लेके लिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, ताकि आप भी भविष्य निर्माता बन सके। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्दी में अधिकतम समय लेता है। अब प्रश्न आता है कि सर्दी में ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सर्दी के समय ज्यादा समय लेता है, गर्मी में सबसे कम। सबसे कम कहां लेगा? सबसे कम इसमें, सबसे कम समय। गर्मी में सबसे कम, सर्दी में सबसे ज्यादा। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। दो प्रश्न आपके यहां पे तैयार हुए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको
टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है। इसीलिए मैं अपने बचे हुए समय पर आपके लिए एक क्लास लेकर आता हूं। ये क्लास प्रतिदिन, इसके साथ अन्य क्लासेस भी चलती हैं, जिसकी लिंक आप सभी को टेलीग्राम पर मिलती जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग जवाब देंगे कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आवृत्ति। ए इसका सही आंसर होगा। आइए जानते हैं कैसे। ध्वनि का लक्षण, ध्वनि वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, वो तारत्व है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ने के साथ साथ ध्वनि पतली हो जाती है। मोटी ध्वनियां नीची या कम तारत्व की होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ए होगा। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर। तो जो मैं बोलता हूं, जो मैं व्याख्या करता हूं, क्लास में आप साथ ही साथ नोट करते चला करिए, लिखते चला करिए। आपके पास खुद का नोट्स एक बन जाएगा। उसके अलावा आप चाहे तो ई-लर्निंग विद दुर्गेश से भी नोट्स अपने पास मंगा सकते हैं। अगला सवाल आपके पास है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति, विस्तार, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? आवृत्ति, विस्तार, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता। सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए। ये परीक्षा हॉल के अंदर बैठे हैं, ये क्लास में नहीं बैठे हैं आप, ये माना करिए। अब यहां पे तरंगदैर्घ्य हो, मतलब इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तरंगदैर्घ्य। आइए इसके बारे में जानते हैं। ध्वनि की चाल, अगर हम बात करें कि ध्वनि की चाल माध्यम का ताप बढ़ने से बढ़ती है। अगर पूछा जाए अगर 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाए, अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो ध्वनि की चाल है वो कितना मीटर बढ़ जाएगा? अगर ध्वनि की चाल की बात करें, ध्वनि की चाल की अगर हम बात करें तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाएगा। माने जब ध्वनि शुष्क वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, कोई बता सकता है? शुष्क वायु में, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 322 मीटर प्रति सेकंड। लिख लीजिएगा। मतलब जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। आवृत्ति नहीं बदलती। किसी माध्यम से ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ताप का भी ध्वनि की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम यहां बात करें तो इस प्रश्न का अगर सही जवाब अगर हम बताएं या आप बताएंगे तो ए होगा। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, आप चाहें तो इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी क्लास खत्म होने के बाद। फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेथोस्कोप होता क्या है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोगों ने स्टेथोस्कोप देखा है। इसको कोई और नाम भी है? आप क्या इसको किस नाम से पुकारते हैं? कमेंट करिएगा इस वीडियो के नीचे। चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, चाहे ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा।
यहां पर धारा ध्वनि में रूपांतरण, ध्वनि का धारा में रूपांतरण, ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। बताइए सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ध्वनि का परावर्तन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्वनि का परावर्तन। माने स्टेथोस्कोप एक मेडिकल का एक यंत्र कह सकते हैं। देखते हैं इसे डॉक्टर लगाया रहता है कान में, हमारे ऊपर, यहाँ कभी यहाँ कभी पेट पे रख के सुनता है। सुना आप लोगों ने, देखा है? जो शरीर के अंदर हृदय, फेफड़ा में ध्वनि आवाज को सुनने के काम आता है। उसमें हृदय की धड़कन बार बार परिवर्तन के कारण, धड़कने के कारण वो डॉक्टर के कानों तक जाता है। तो यहां पर ध्वनि का परावर्तन, इस प्रश्न का विकल्प सी सही होगा। समझ में आ रहा है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? ठीक है, सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इसको एक कमेंट आया है कि यूपी में इसे आला बोला जाता है और हमारे जौनपुर में भी इसे आला बोला जाता है। आपके जिले में इसे क्या बोलते हैं? आपके जिले में इसे क्या बोलते हैं? मेरा जिला जौनपुर है, आपका जिला क्या है? इसे आपके जिले में क्या बोलते हैं? किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? स्पेक्ट्रम मापी, कैथोड किरण, दोलनदर्शी, ऑसिलोस्कोप, पीएन जंक्शन डायोड, स्वर मापी या सोनोमीटर। किसी सिग्नल तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कैथोड किरण, दोलनदर्शी, ऑसिलोस्कोप। मतलब हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी। माने दोलनदर्शी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो किसी विभवांतर को समय के सापेक्ष या किसी विभवांतर के सापेक्ष एक ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करता है। विभिन्न संकेतों को देखने से परिपथ के काम करने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और यह पता चलता है कि कौन सा अवयव खराब है। कैथोड किरण वाले दोलनदर्शी में एक निर्वात नालिका होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, घन और एक प्रदीप्त पटल होता है। यह नालिका पटल इलेक्ट्रॉनों की किरणों को डालकर प्रकाश उत्सर्जित कर चित्र निर्माण करने में प्रयोग में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकता है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अब की बार एक से हमार। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगे कमजोर होती हैं और भूमि पर परभच्चे उन पर आक्रमण कर सकते हैं। वो रोशनी से कौंध उत्पन्न करते हैं, वे पराशब्द ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सिलेक्शन लेना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। एकदम सही जवाब आप लोगों ने दिया है, वे पराश्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एकदम सही जवाब आपका है। ये यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज तथा 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती हैं, श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से 1.6 सेमी तक होती है। यह हमारे कान इन्हीं तरंगों के लिए सुग्राही होते हैं। लेकिन वे यांत्रिक तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम या तरंग दैर्ध्य 16.6 मीटर से अधिक होती है, अपसर्व तरंगे कहलाती हैं। ये तरंगे बहुत भारी वस्तु के कंपन करने पर उत्पन्न होती है। कुत्ते, चमगादड़,
इन तरंगों को सुन लेते हैं। वे यांत्रिक तरंग जिनकी आवृत्ति जो श्रवण की ऊपरी सीमा के ऊपर मतलब 20 किलोहर्ट्ज से अधिक 50 मेगाहर्ट्ज से कम होती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। कौन सी तरंगे? पराश्रव्य तरंगे कहलाती है। इनकी आवृत्ति सुनने की सीमा से अधिक होने के कारण हम इनको सुन नहीं पाते, लेकिन कुत्ते 50 किलोहर्ट्ज, चमगादड़ 100 किलोहर्ट्ज तक की यांत्रिक तरंगों को सुन सकते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न कर सकता है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सारे की पॉइंट अगर आप चाहे वीडियो को पीछे करके पुश कर करके लिख लीजिएगा, या आप नोट्स पढ़ेंगे लर्निंग विद दुर्गेश वहां मिल जाएगा, या आपके पास जो भी किताबें होंगी उनमें भी इसका जिक्र होगा। इसी के साथ हम एक और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? डेली क्लास में इसी समय लाइव आया करिए, एकदम टाइम टू टाइम। अगला है चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर देंगे। सभी लोग, सभी साथी जवाब दीजिए। श्रव्य, अवध्वानिक, अपश्रव्य, पराश्रव्य। अब मत कहिएगा आपको नहीं पता है। पराश्रव्य एकदम सही जवाब। समझ में आया? अभी मैंने ऊपर बताया। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। जितने लोगों ने वीडियो को शेयर किया है उनका थैंक यू। शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि निर्धारण। जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? चमगादड़ या डॉल्फिन प्रतिध्वनि द्वारा स्थिति निर्धारण, अपना शिकार, अपना भोजन तलाशते हैं। सर आप कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? सर आप कमेंट पढ़ें, नाम भी लिया करें। ठीक है, चलिए पढ़ तो लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए, बाकी आपकी मर्जी। अगला है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? उसका वेग एक समान ही होना चाहिए, उसका वेग एक समान नहीं हो सकता, उसका वेग एक समान हो सकता है, वह वेग रहित होगा। बताइए सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? सभी जवाब दीजिएगा। उसका वेग एक समान हो सकता है। किसी कण की गति एक समान है तो उसका वेग एक समान हो सकता है, उसका वेग भिन्न भी हो सकता है। मतलब चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, हम बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। जवाब दीजिएगा। सरल सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं आप जवाब जरूर देंगे। आयनोस्फीयर, राइट आंसर। आयनोस्फीयर आयन मंडल। आयन मंडल रेडियो तरंगों के संचरण के लिए सबसे प्रयुक्त मंडल है। रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था पता है? सबसे पहले इन रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? अभी बताएगा। रेडियो तरंग की खोज रेडियो तरंग की खोज कौन किया था? बताए कोई?
हेनरिक हर्ट्ज। सब लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यह आपको काम दे सकता है। इसका उपयोग टेलीफोन, टीवी, रेडियो आदि में किया जाता है। ठीक। अब क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल कहते हैं। मौसम संबंधित सभी घटनाएं यहीं पर घटती हैं। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक, सबको समझ में आ गया? अभी किसी ने कमेंट किया था कि सर कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, उनका कमेंट मैंने पढ़ा और फिर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। हम बढ़ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? सभी लोग जवाब देगा। आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। सभी लोग जवाब जरूर दीजिए फटाफट। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम आसान सा प्रश्न है, वही तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं भैया। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? वही पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया? वही पढ़ रहे हैं। अगर अब आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, फिर पढ़ाना तो बेकार ही है। बताइए जल्दी जल्दी। चलिए यहां पे ध्यान से देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। मध्य मंडल में हमारे पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान होता है। यहां पे न्यूनतम तापमान मध्य मंडल में। बहिर्मंडल से तापमान लगातार बढ़ता है और यहां से वायुमंडल में जो गैसें हैं वो विरल अवस्था में लगती हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है, एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब वह इस्पात से बना हो, खोखली लकड़ी से बना हो, तार से बना हो, कंपन करता हो। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। एक पिंड तभी ध्वनि करता है जब वह कंपन करता हो। जी हां, डी इसका सही जवाब है। भैया एक पिंड तभी ध्वनि उत्पन्न करेगा जब वो कंपन करता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु के कंपन करने से होती है। मैं बोल रहा हूं, आप तक पहुंच रहा है। ये मेरी जो ध्वनि है यह भी ऊर्जा है, कुछ कंपन करता है तभी निकलती है। आई बात समझ में? चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लास को स्टार्टिंग से देखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कितना बेहतरीन प्रश्न बैंक है। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंगे, अक्स किरण, पराश्रव्य तरंगे, चुंबकीय तरंग। जरूर जवाब दीजिएगा। एमआरआई को फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बता सकता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। हिंदी में कभी कभी मिलता है चुंबकीय अनुवाद चित्रण, चुंबकीय अनुनाद चित्रण। इसमें मरीज को पूरा जैसे डेड बॉडी की तरह, मतलब सॉरी डेड बॉडी नहीं कहना चाहिए, सुला के पूरा अंदर डाल दिया जाता है, प्रवेश करा जाता है
और चुंबकीय विकिरण द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। इसका फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया, डी। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद चित्रण। ठीक, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव पढ़ रहे हैं वो एक काम करें, केवल फोकस अपने एम पर करें, चैट करने के लिए इसका प्रयोग ना करें। यकीन मानिए, कल आप जरूर सफल होंगे, आने वाला कल आपका होगा। आप असफल लोगों की तरह कोई भी हरकत ना करें। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, सभी तरंग दैर्ध्य। सफलता उतनी आसान नहीं है जितना लोग कह देते हैं, उतना कठिन नहीं जितना मैंने कह दिया। ये आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका जुनून तय करता है। तो ब्लैक बॉडी केवल निम्न तरंग दैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य को, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य, सभी तरंग दैर्ध्य, माने सभी टिप्पणियां सही हैं। ठीक है, समझ में आया? अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा का, कार्य का, संवेग का, जड़त्व का। बताइए कमेंट करके। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, उसके पहले मैं इसकी व्याख्या कर दूं। न्यूटन की गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल एवं उस वस्तु के बीच को संबंध को बताते हैं। अगर उनके पहले नियम की बात की जाए, प्रथम नियम की बात की जाए, तो यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहे, और गतिमान है तो स्थिर वेग से गतिमान होगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसकी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का है। न्यूटन का पहला नियम किसका है? जड़त्व का है। अब इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है? आघूर्ण का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम। जरूर जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखते इस प्रश्न का सबसे सही जवाब कौन देता है। ठीक है, टेलीग्राम पर डेली क्लास के लिए आप लोग जुड़ जाइएगा। दुर्गेश सर सर्च करेंगे, ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखते इस प्रश्न का सही जवाब कौन देता है। कोई भी विकल्प नहीं सही है, क्योंकि उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। लिख लीजिएगा सभी लोग, जड़त्व का नियम। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी, जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए। गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। सभी लोग जवाब देंगे। मानिए परीक्षा हॉल के अंदर है, यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा न्यूटन का पहला नियम। मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है तो सही है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को
न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है। हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब जरूर दें। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सभी लोग जवाब दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ये रॉकेट जो है ना, न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जेट विमान हुआ, अंतरिक्षयान हुआ, रॉकेट हुआ, ये सब न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करते हैं। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, आप लोग ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको नोट्स के संबंध में, क्लास के संबंध में सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रहे हैं। तो जेट इंजन की अगर बात करें, ऊर्जा, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, कोणीय संवेग में रैखिक संवेग होगा। रॉकेट ईंधन जलने के साथ साथ रॉकेट के द्रव्यमान में बदलाव होता है। रॉकेट की गति की विश्लेषण करने पर हमें रॉकेट का संवेग और ईंधन द्वारा उत्पन्न संवेग को शामिल करना जरूरी है। रॉकेट अथवा जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही जवाब जो होगा वो आपका सी होगा। रट लीजिएगा, कौन सा? रैखिक संवेग संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण का सिद्धांत। हम अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेग का संरक्षण, संवेग का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। सभी लोग जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? रॉकेट की जो गति है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका सी होगा। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। रॉकेट किसके संरक्षण के नियम सिद्धांत पर काम करता है? कोणीय संवेग, द्रव्यमान, रैखिक संवेग, ऊर्जा। रैखिक संवेग मतलब सी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरा कमेंट करें कि क्या आप लोग को क्लास की टाइमिंग पता है, अगर हां तो कितने बजे से? हेलीकॉप्टर, विमान, जेट, रॉकेट। बताइए। देखिए, यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रॉकेट भी और जेट भी, माने सी भी सही है और डी भी सही है। यहां पे दोनों प्रश्न आपका सही है, मतलब इस प्रश्न का दोनों उत्तर सही है। ठीक,
ये दोनों संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करते हैं। माने यहाँ पे जेट भी सही है और रॉकेट भी सही है, मतलब ये भी सही है। माने सी और डी दोनों, यहाँ पे विकल्प ई बना लेते हैं हम लोग, विकल्प ई, सी और डी दोनों। ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल? बताइए, सभी लोग बताइए। जवाब दीजिए। अच्छा, जब कभी किसी पत्थर से ठोकर लगता है तो चोट लगती है, किस नियम से? अगर जैसे आप पैदल जा रहे हैं, कोई पत्थर है, उससे ठोकर लगी तो आपको चोट लगती है, कौन से नियम? जड़त्व, संवेग, वेग, प्रतिक्रिया? तो यहां पे याद रखिएगा, अगर आपको किसी पत्थर से चोट लगने लगती है, ठोकर के बाद पत्थर से चोट लगती है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिणाम और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर पत्थर से ठोकर मारने पर व्यक्ति की चोट लगने से पीछे क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी परीक्षा में आपके लिए पूछते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य, गुरुत्वाकर्षण? इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करती है। गुरुत्वाकर्षण वह आकर्षण बल है जो प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान के कारण काम करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण एक नियतांक है, प्रश्न आता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है ये एक नियतांक है, जानते हैं कि नहीं आप लोग? देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण का मान कितने लोग को पता है? कर्षण का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कितने लोग को पता है? जरा बताएं कमेंट करके। 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, यहां से परीक्षा में सवाल आते हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर स्क्वायर होगा। ठीक है, माने गुरुत्वाकर्षण का अगर मान पूछा जाए तो क्या होगा? 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। हम एक फॉर्मूला भी अगर आपने पढ़ा होगा कि F बराबर GM1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर। मतलब जहां पर गुरुत्वाकर्षण अगर G की बात करें तो G, अगर हम बात करें G क्या है? यहाँ पे G क्या है? एक नियतांक है। क्या है G? एक नियतांक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। जरा आप लोग कमेंट करके बताएं, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। सबको समझ में आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? पिंड के द्रव्यमान, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, गिरने के समय का वर्ग, गिरने का समय।
तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गिरने के समय का वर्ग। माने स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी गुरुत्व के कारण त्वरण तथा गिरने के समय का वर्ग का अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो टाइम से क्लास जुड़ा करिए डेली। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, ये क्या दर्शाता है? समदाबी प्रक्रिया, सम आयतनिक प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया, द्रव्योष्म प्रक्रिया। सभी लोग जवाब देंगे। अब जिसको नहीं आता वो भी तो जवाब दे। एक एक करके डे बाय डे सीखेंगे। इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक देखिएगा। आपके सिलेबस से है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रुद्रोष्म प्रक्रिया। साइकिल टायर अगर अचानक से फट जाए, बाइक का टायर अचानक से फट जाए, कम समय में टायर की हवा का विस्तार हो जाता है, जिससे ऊष्मा को स्थानांतरण का समय मिल पाता है। समय नहीं मिल पाता, सॉरी, ऊष्मा को स्थानांतरण का समय नहीं मिल पाता। ऐसे ऊष्मारोधी परिवर्तन को रुद्रोष्म परिवर्तन कहते हैं। रुद्रोष्म परिवर्तन या तो बहुत तेजी से होने वाले परिवर्तन में होता है, जो जल्दी से परिवर्तन हो, या पूर्णतया पूर्ण रूप से ऊष्मा के कुचालक वातावरण की उपस्थिति में होता है, ताकि ऊष्मा के आदान प्रदान की संभावना न रहे। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। आपने भी अगर इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है तो सही जवाब है। सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एक समान गति वाला पिंड, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता। त्वरित हो सकता है, हमेशा त्वरित होता है, एक समान वेग होता है। बताइए, यहां पर इस प्रश्न का जवाब होगा एक त्वरित हो सकता है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है यदि वह वृत्ति पथ पर एक समान चाल से चले, क्योंकि वृत्ति गति में पिंड की गति की दिशा जो है बदलती रहती है। वृत्ति गति में पिंड पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है और इस बल के कारण ही एक समान गति से वृत्ति गति करने वाला पिंड त्वरण होता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। द्रव्यमान और भार के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी लोग जवाब दें। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, भार अपरिवर्तनीय है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय, सी। द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है। भार परिवर्तन, भार क्या है? परिवर्तनीय, याद रखिएगा। भार परिवर्तनीय है, द्रव्यमान अपरिवर्तनीय है। द्रव्यमान सर्वत्र नियत रहता है। आई बात समझ में? अगला है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बताइए। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र रहता है, हमेशा शून्य होता है। अगर प्रश्न बैंक अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना आपका भी फर्ज है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती
हम आप और जानते हैं, जैसे F बराबर ma। अगर देखा जाए जो फोर्स है, जो बल है, ये क्या है, किसके अनुक्रमानुपाती है? मास के, द्रव्यमान के, या फोर्स के किसके अनुक्रमानुपाती है? ए, त्वरण के। तो यहां पर ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर होता है वो आपका ए है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है बिंदु, वृत्त, सरल रेखा। जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। देखिए, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, सर्च करना होगा दुर्गेश सर। अगर डेली क्लास को पढ़ना है, टाइम आपको पता होगा, मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए, कभी कभी 1-2 मिनट देरी हो जाती है। सभी क्लास आपको फ्री मिलेगा मेरे द्वारा निःशुल्क, आप सभी के लिए क्लास नोट्स। और आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए तो ये ऑफिस का नंबर है जहाँ से मैं पढ़ा देता हूँ लर्निंग विद दुर्गेश के, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे आपको नोट्स के संबंध में सभी जानकारी, क्लास से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में, राष्ट्रहित में। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा बिंदु, वृत्त, सरल रेखा, वक्र। तो बताइए जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करें। सरल रेखा मतलब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, डायग्राम सही नहीं बन रहा है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, दूरी है, यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर हम बात करें टाइम है, समय, ये भी अनंत की तरफ बढ़ा दें, इसको भी अनंत की तरफ बढ़ा दें। यहाँ पर हमने देखा नियत चाल, तो यहां पर हमने और आपने देखा, सभी ने देखा जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है। मतलब इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? आपका सी। अगर आपके मन में भी इस प्रश्न का जवाब सी आया है तो सही है। ठीक, एक सवाल आया है कि सर जी नाम लिया करो। नाम तो ले रहे हैं, कैसे नाम ले? सारे विकल्पों के नाम लेते हैं, प्रश्न के भी नाम लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, इसके अलावा कौन सा नाम लेना है बताइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा। आज का आखिरी सवाल है। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी समय प्रतिदिन की भांति एक नए प्रश्न बैंक के साथ, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है उनका थैंक यू। और सब्सक्राइब करके वीडियो चैनल को बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा लर्निंग विद दुर्गेश। बाकी मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी भी आईडी अलग है। तो थैंक यू आप सभी का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी। और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012।
क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स, हार्ड कॉपी